हेलो एवरीवन। सो आज बात करेंगे एक ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो अपनी फील्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जिसकी लोन बुक 30% से ज़्यादा ग्रो कर रही है और पिछले काफ़ी सालों से ग्रोथ कर रही है। और एसेट क्वालिटी काफ़ी प्रिस्टीन है, क्रेडिट कॉस्ट भी काफ़ी मैनेज है। कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस। तो किसी भी अगर हमने देखो, अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को इवैल्यूएट करना हो तो क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे जरूरी होती है कंपनी का डिस्बर्समेंट ट्रेंड कैसा है, राइट। एएम ग्रोथ कैसी चल रही है, जीएनपीए, एनएनपीए किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आरओए और आरओई किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये 5-6 चीज़ें अगर सही डायरेक्शन में चल रही है, तो यू कैन सिंपली से दैट द लेंडर इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट कैसे थे। तो 9 मंथ के हिसाब से अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो ग्रॉस मैनेज एसेट 31% से ग्रो हुए, व्हिच इज गुड। यही इनका गाइडेंस है, 30 टू 35%। स्प्रेड ये मेंटेन कर रहे हैं 6 टू 6.6, अगेन अ वेरी गुड। इनका टारगेट भी यही 6% से ज़्यादा स्प्रेड मेंटेन करना होता है। प्रॉब्लम आ रही है जीएनपीए और एनएनपीए में। एसेट क्वालिटी में इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया। 1.5 एनएनपीए ये अपनी पिछले 5 क्वार्टर में हाईएस्ट है इनके। आरओए और आरओई काफ़ी अच्छे हैं, 6% और 17%। इंडस्ट्री लीडिंग मैट्रिक्स है ये, काफ़ी अच्छे मैट्रिक्स है, राइट। डिस्बर्समेंट 9 मंथ में 2794 की, और ब्रांचेस भी 301 है। तो बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक चल रही है। अब अगर मैं बात करूँ Q3 के रिजल्ट की, तो Q3 में डिस्बर्समेंट 977 करोड़, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम बढ़ा है, केवल 5% बढ़ा है, और इसके रीजन वही एसेट क्वालिटी है। प्रॉब्लम यहाँ इस एरिया में आ रही है इनको, 1.5%, राइट। स्प्रेड भी 6.6, अगेन रिस्पेक्टेबल, और आरओई भी का अच्छा है अभी 16.6, राइट। यही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है आपको। 5% की केवल डिस्बर्समेंट ग्रोथ है। एयूएम ग्रोथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूँ तो 7% की है, और पैट भी इसलिए 5% बढ़ा है। तो ये थोड़ा-सा कम हुआ है, जो पहले पहले जो रिज़ल्ट देता था कुछ समय पहले तक, उसके मुकाबले थोड़ा-सा ढीला रिज़ल्ट है, और उसका रीज़न आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखता है। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, कलेक्शन एफिशिएंसी इफेक्ट हो गई 98%, जो 99 100% रहती थी वो 98 हो गई। दैट इज़ रि रियली इम्पैक्टिंग पार्ट। आपका 30 प्लस डीपीडी। डीपीडी क्या होता है? डे पास ड्यू। 30 दिन से ज़्यादा जिसकी ईएमआई ड्यू है, वो इनका 5% हो गया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30 बिप्स बढ़ा है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है। इसी कारण से आपका जीएनपी भी 1.5 हो गया है, और एनएनपीए भी आपका 1.2 हो गया है, राइट। तो यानी कि लेंडर को प्रॉब्लम आ रही है कलेक्शंस में, इसी कारण से उसकी डिसबर्समेंट भी थोड़ी स्लो डाउन हुई है, और एएम भी थोड़ी स्लो डाउन हुई है, राइट। कॉस्ट ऑफ फंड की बात करूँ तो वो डेफिनिटली इंप्रूव हुई है, 8.3 हो गई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20 बिप्स का है। और मार्जिनल आने वाले जो अब लोन उठा रहे हैं उसमें 8.1 है, और स्प्रेड ये 6.5 6.6 का मेंटेन कर रहा है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट को देखा जाए, तो रिजल्ट क्लियरली बता रहे हैं लेंडर को कलेक्शन में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उसका उसका सीधा सीधा दिखता है आपको, 30 प्लस डीपीडी बढ़ गया है, कलेक्शन एफिशिएंसी घट गई है उनकी, और साथ ही साथ जीएनपी एनएनपी पे इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। अब अगर बात करूँ, ये इस कॉन कॉल में ऐसा क्या बताया, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, राइट? तो एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेशन के रीज़न पूछे गए इनसे। तो इन्होंने क्लियरली बताया कि ना, कस्टमर ना 60 टू 90, इनको प्रॉब्लम आ रही है 30 टू 90 के बीच में ना, 60 टू 90 के बीच में कस्टमर अटका हुआ है। अब उससे ये पुश करके कलेक्शंस में कोशिश करते हैं, तो ये एक ईएमआई निकलवा पा रहे हैं उससे। उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे बल्जिंग आ रही है आपकी, इनका 60 टू 90 बल्ज होता जा रहा है। अब इतने एफर्ट के बाद भी ना, ये उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे। तो इनके पास ऑप्शन था, या तो उसे 90 प्लस में मूव कर दे, राइट, कलेक्शन पे एफर्ट नहीं डालते, और ताकि ये लीगल एक्शन लेके प्रॉपर्टी ऑक्शन करके पैसे निकलवा पाए, सरफेसी एक्ट लगवा पाए। और या ये इसी तरीके से चलते रहे, क्योंकि कस्टमर एक से ज़्यादा ईएमआई पे तो पे कर ही नहीं पा रहा। तो इन्होंने ऑप्शन क्या किया, इन्होंने कहा लेट देम डोंट पुट एफर्ट इन द कलेक्शन फॉर दो सेट ऑफ कस्टमर, और उसे 90 प्लस में जाने दो, ताकि सरफेसी लगा के या तो उसे नॉर्मलाइज़ कर लिया जाए या पैसे निकलवाए जाए। क्योंकि वो बिहेवियरली प्रॉब्लम आ रही थी इनको, राइट? ऐसा अगर ये ना करते, तो इन्होंने बोला कि देखो, ऐसा ना करते ना, तो 10 से 15 बिप्स का प्रॉब्लम आती है हमें इस क्वार्टर में, जो कि आई कितनी, 30 बिप्स की, क्योंकि इन्होंने ये एक्शन लिया। ये इन्होंने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एक्शन लिया, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड एक्शन। अगर आप ओवरऑल स्कीम में देखो, अभी ज़रूर इनको इम्पैक्ट आया, बट आई थिंक दिस इज़ अ राइट डायरेक्शन, राइट स्टेप। अब अगर इनसे बात करें, क्योंकि ये लैब में भी बहुत बड़ा इनका पोर्शन है, 40 टू 45% लैब में देते हैं। इनसे पूछा गया, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री के प्लेयर ना लैब में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर इनको भी लैब में, इनसे पूछा गया कि तुम्हें लैब में तो नहीं प्रॉब्लम आ रही? तो इन्होंने बोला नहीं, हमें हाउसिंग फाइनेंस लैब दोनों पार्ट में ना बराबर जीएनपीए दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें लैब में प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे ये चीज़ एटलीस्ट कम्फर्ट मिलती है कि भई, अगर अगर एक प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती ना, तो इन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता, क्योंकि फिर उसे रिड्यूस करना पड़ता, दूसरे प्रोडक्ट में पुश करना पड़ता। तो प्रॉब्लम कॉमन है, तो इसलिए थोड़ा-सा कम्फर्ट देती है। इन्हें लैब में कोई नहीं प्रॉब्लम है, दोनों में बराबर ही जीएनपीए, एनएनपीए चल रहे हैं, राइट?
इसके अलावा इन्होंने बताया कि प्रॉब्लम किसी ज्योग्राफी में भी नहीं है। इनको 1 साल पहले लगभग एमपी में एक ऐसी ब्रांच थी, इनके सारे ऑफिसर छोड़ के चले गए थे, तो कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही किसी ज्योग्राफी से रिलेटेड, ना ही किसी चीज़ से रिलेटेड। प्रॉब्लम जो है ना टिकट साइज़ में ज़रूर दिखती है इन्हें। 1 से 5 लाख वाले, बाकी प्लेयर ने भी बोला 1 से 5 लाख में ना इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कलेक्शंस में, और जीएनपी, एनएनपी वहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब उसके लिए एक्शन क्या ले रहे हैं? देखो, एक तो एक्शन ये होता है कि उस वाली डिवीज़न को पूरा छोड़ दो 1 से 5 लाख। लेकिन कंपनी क्या कह रही है कि नहीं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि ये ना बहुत प्रॉफिटेबल डिवीज़न है। 1 से 5 लाख वाला टिकट साइज़ ना, इनको 200 बिप्स का ज़्यादा उसमें वो मिलता है, स्प्रेड, यील्ड मिलता है। तो ये नहीं छोड़ेंगे उस डिवीज़न को, बट उसमें क्या कर रहे हैं, अंडरराइटिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपनी, राइट? उसमें अपने स्कोर कार्ड और मैकेनिज़्म लगा रहे हैं, ताकि उसमें बेटर कस्टमर को चूज़ कर पाएँ। राइट? तो ये एक्शन ले रहे हैं, राइट? इसके अलावा इन्होंने हेडकाउंट भी बढ़ाए हैं अपने। देखिए, अब कलेक्शन पे फ़ोकस कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी इम्पैक्ट हो रही है, तो हेडकाउंट इनके 400 बढ़े, जिसमें से 200 केवल कलेक्शंस में है। वो इसी डायरेक्शन में बता रहे हैं कि कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है कंपनी का। और माइक्रो फाइनेंस ओवरलैप भी धीरे-धीरे कम कर रहे हैं। जो पहले 8-10% से ज़्यादा होता था, अभी वो 4 से 5% है, और उसपे और भी काम कर रहे हैं। बिकॉज़ माइक्रो फाइनेंस से जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा ना, तो आपकी क्वालिटी उतनी इम्पैक्ट होगी। आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी है, अगर ज़्यादा होगा ओवरलैप तो नुकसान है आपके लिए, राइट? अब स इम्पोर्टेंट इनसाइट इन्होंने एक और दी कि नवंबर में इनको जो है एसेट क्वालिटी का पीक दिख गया, मतलब जो इश्यू आने थे, नवंबर से दिसंबर से इन्हें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और क्यू4 में भी 40 दिन जो इनको हो गए, वो इनको क्लियरली बेटर दिख रहे हैं। इसलिए इन्होंने दिसंबर में भी अपनी डिस्बर्समेंट बढ़ाई, जनवरी में फिर से बढ़ाई। तो लास्ट 60-70 डेज़ इन्हें बेटर दिख रहे हैं। नवंबर में इन्हें ऐसा लगता है कि वो पीक्ड आउट हो गया। इसी को देखते हुए इन्होंने ये भी ट गाइडेंस दिया है कि इनको ऐसा लगता है कि Q4 में जो जीएनपी है, जो 1.5 हो गया ना, वो लगभग 1.3 के लगभग इनका टारगेट है, उतने तक ले आएँगे ये, राइट? अगर ये उतना ले आ पाते हैं तो वेरी गुड होगा। एट लीस्ट स्ट्रीट को कम्फर्ट हो जाएगा, हाँ, प्रॉब्लम वाक़ई में नवंबर में पीक आउट हो चुकी है। अब इनके ग्रोथ लीवर क्या है आने वाले समय में? एक तो ये न ब्रांचेज़ खोल रहे हैं, राइट? 40 टू 45, वो मैच्योर हो जाती है तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज वहाँ से भी मिलेगी, राइट? ओपेक्स टू एयूएम का इनका वैसे ही टारगेट है कि 50 टू 20 बिप्स इनका हमेशा कम होता रहेगा, जिससे इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी, क्योंकि मैच्योर होती रहेगी ब्रांचेज़ में। 40 टू 45 ब्रांच लगातार खोलते आ रहे हैं। दूसरा, इन्होंने ना डिजिटल सोर्सिंग पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। अब डिजिटल सोर्सिंग में 4 टू 5% बुक इनकी अभी जनरेट हो रही है। इनका टारगेट है आने वाले समय में वो 10% हो जाएगा। इससे इन्हें फ़ायदा क्या मिलेगा कि डिजिटल में इतना एफर्ट नहीं लगता आपका, राइट? तो आपका ओपेक्स कम लगता है। तो वो इनको डेफिनिटली ऑपरेटिंग लेवरेज देगा आने वाले समय में। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फंड में भी इनकी एस्पिरेशन है कि इस साल के रिजल्ट आएँगे तो इसके बाद ये रेटिंग एजेंसीज़ पे जाएँगे, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ अपग्रेड। अगर अपग्रेड मिला तो वहाँ से इनकी कॉस्ट ऑफ फंड और रिड्यूस हो सकती है। तो 3-4 लीवर है, देखते हैं वो क्या-क्या मटेरियलाइज़ होते हैं आने वाले समय में, राइट? अब अगर मैं बात करूँ कंपनी के गाइडेंस की, तो कंपनी का गाइडेंस इस समय जो पहले 30 टू 35% कहती थी, तो कंपनी ने इस साल बोला कि इस साल हम 30% से ग्रो करेंगे, राइट? ब्रांचेज़ इनकी ऑलरेडी 35 हो चुकी है, 40 टू 45 का टारगेट है, वो इन्हें लगता है ये अचीव कर पाएँगे। स्प्रेड 6% से ज़्यादा का टारगेट होता है, वो कर रहे ही है ऑलरेडी, और क्रेडिट कॉस्ट 40 टू 50 बिप्स का, राइट? तो यानी कि Q4 में थोड़ी बहुत क्रेडिट कॉस्ट भी शायद कंट्रोल में आ सकती है, और थोड़ी-सी कम होनी चाहिए, राइट? ये इनका FY 26 का टारगेट है। 27 में इन्होंने क्लियरली बोला लोन बुक का वही 30 टू 31% का बैंड है, ब्रांचेज़ 40 टू 45%, और इनफैक्ट इन्होंने FY 2030 का भी एक टारगेट दिया हुआ है एस्पिरेशनल, कि 30,000 करोड़ का एएम ले जाएँगे, राइट? उस टारगेट को भी देखो तो 30 टू 31% की ग्रोथ दिखती है। तो प्लेयर काफ़ी अच्छा दिखता है, पिछले कुछ काफ़ी समय से अच्छी ग्रोथ दे रहा है, और गाइडेंस भी अभी भी मेंटेन कर रहा है। बट मेन चीज़ क्या है, Q4 में जो इन्होंने अब अपना डायरेक्शनली बोला है कि इनकी इनकी क्रेडिट कॉस्ट भी कंट्रोल में आनी चाहिए, और जीएनपी, एनएनपीए भी कंट्रोल में आना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ वैल्यूएशन की, तो देखिए इस समय ये ट्रेड कर रहा है 2.5 और 2.6 के बीच में, राइट? और मीडियन प्राइस टू बुक है इनका 3.3। तो 2 साल से ही लिस्ट हुआ है, तो 3.3 इनका मीडियन है। अब इसे 3 से ज़्यादा की प्राइस टू बुक इसलिए मिलती है क्योंकि ये हाईएस्ट ग्रोइंग प्लेयर है। अगर आप पूरी इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देखो, चाहे वो होम फर्स्ट फाइनेंस को देख लो, चाहे आधार फाइनेंसिंग, चाहे एप्टस, या किसी भी प्लेयर को देख लो, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग है। 30 टू 35 की जगह अगर मैं 30 भी मान लूँ, तो इतना प्लेयर इतना ज़्यादा तेज़ी से कोई नहीं ग्रो कर रहा। लोन बुक अभी भी 10,000 करोड़ का है, तो पोटेंशियल बहुत है ग्रोथ का। और हाउसिंग तो अपने आप ही डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। तो दिस प्लेयर कैन ईज़िली ग्रो एट द 30% जो इन्होंने गाइडेंस दिया है, और
FY19 से 25 की अगर लोन बुक ग्रोथ बोलो इस कंपनी की, वो 39% है। तो अपनी हिस्टोरिकल लो वैल्यूएशन बैंड पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, कंपनी कुछ चैलेंज ज़रूर फेस कर रही है कलेक्शन में, बट उसके लिए स्टेप्स भी ले रही है और उम्मीद है Q4 में इम्प्रूव भी होगे जो कंपनी ने कहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि Q4 में ये चीज़ें कैसे दिखती है, इम्प्रूव होती है कि नहीं, उस बेसिस पे anybody can take a call on this. Although this is just for educational purpose, please do your due diligence before taking any final call on this. But as per me, I think Q4 will be the main factor कि अगर इनकी asset quality improve हुई, तो there is no reason why it cannot offer a very meaningful upside from this level. अभी तो वैसे ही bear market है, सभी की बहुत पिटाई हो रही है, तो इसलिए शेयर भी बहुत प्रेशर में है, बट एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छी ग्रोथ बहुत पिछले कुछ सालों से दे आ रहा है। अब देखना होगा ये ब्लिप जो है टेम्परेरी है या स्ट्रक्चरल है। आप बताइए आपका क्या व्यू है इंडिया शेल्टर फाइनेंस के Q3 को रिजल्ट को लेके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।